हाय एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यानी ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं यह कॉन्सेप्ट। वस्तुतः किसी समीकरण का लेखा चित्र यानी ग्राफ संख्याओं का वह समुच्चय होता है जिसमें उस समीकरण को संतुष्ट करने वाले हर संभव हल मौजूद होते हैं। अर्थात लेखा चित्र समीकरण के हल समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेखा चित्र यानी ग्राफ वह चित्र होता है जो चर के संख्यात्मक मान को बिंदुओं के रूप में स्थापित करके उसे आपस में मिलाने से प्राप्त होता है। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेखा चित्र वह चित्र होता है जो चर के संख्यात्मक मानों को बिंदुओं के रूप में स्थापित करके उन्हें आपस में मिलाने से प्राप्त होता है। समझे? तो यानी ये जो लेखा चित्र होता है समीकरण का, वो एक बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक ना? वह बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी हल समुच्चय को प्रदर्शित करता है। ठीक ना? कभी भी किसी लेखा चित्र यानी किसी समीकरण का लेखा चित्र खींचते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं इस प्रकार से लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि लेखा चित्र में दो अक्ष होते हैं। समझे? दो अक्ष होते हैं। लेखा चित्र में दो अक्ष होते हैं। एक होता है क्षैतिज अक्ष और दूसरा अक्ष होता है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक ना? दो अक्ष होते हैं रैखिक समीकरण के लेखा चित्र में। एक को क्षैतिज अक्ष कहा जाता है और दूसरे को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी दोनों अक्ष एक दूसरे को अभिलंब पर काटते हैं। ठीक। अगली बात हमें जो याद रखनी है कि क्षैतिज अक्ष है ना, लेखा चित्र का जो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष समीकरण के स्वतंत्र चर के मानों को प्रदर्शित करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष समीकरण के परतंत्र चर के मानों को दिखाता है ना। पहली बात ये, लेखा चित्र में दो अक्ष होते हैं। ठीक ना? एक क्षैतिज अक्ष होता है और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत कट करते हैं, यानी अभिलंब पर एक दूसरे को कट करते हैं, है ना। एक होता, और अगली बात है कि क्षैतिज अक्ष समीकरण के स्वतंत्र चर जो समीकरण में दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और दूसरा परतंत्र चर। ठीक ना? तो क्षैतिज अक्ष जो होता है समीकरण के स्वतंत्र चर के मानों को सूचित करता है ना, और ऊर्ध्वाधर अक्ष समीकरण के परतंत्र चर के मानों को दिखाता है। ठीक ना? तो आप इसे नोट करें। और भी बातें हैं। अगली बात जो हमें याद रखनी है यह कि दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और
और मूल बिंदु के नियामक मूल बिंदु के नियामक हमेशा 0,0 होता है। ठीक ना। दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं। देखिए अक्ष इस प्रकार से होते हैं, ये हो गया एक क्षैतिज अक्ष और ये हो गया एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, है ना। और इन दोनों दोनों एक दूसरे को कट करते हैं एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर कट करते हैं उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक ना। और मूल बिंदु कहा जाता है और इसके जो नियामक होते हैं वो 0,0 होता है। ठीक ना। तो आगे की बात और भी है। अगली बात यह है कि मूल बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को पॉजिटिव और निगेटिव दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी मूल बिंदु पर जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ये दो भाग में हो जाते हैं। यानी क्षैतिज अक्ष भी दो भागों में हो जाता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष भी दो भागों में हो जाता है। एक भाग को हम पॉजिटिव भाग कहते हैं अक्ष का, है ना, और दूसरे को नेगेटिव भाग कहते हैं। ठीक। अगली बात हमें जो याद रखनी है कि दोनों अक्ष एक द्विविमीय क्षेत्र को, है ना, चार चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। बस समझे। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी हम किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेखा चित्र खींचे तो। ठीक ना। तो यहाँ पे इसे आप नोट करें। हम एक रेखा चित्र का एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक ना। तो आप इसे नोट करो। तो जैसा कि सबसे पहला बताया गया है कि लेखा चित्र में दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष क्षैतिज अक्ष होता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष। हम इसे इस प्रकार से खींच सकते हैं। एक क्षैतिज अक्ष को हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, है ना, और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया क्या चीज़? क्षैतिज अक्ष। ये हो गया क्षैतिज अक्ष। ठीक ना। इसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज अक्ष। और इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे। ठीक ना। ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक। अब ये दोनों अक्ष जो है क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करते हैं, इस बिंदु पर। ठीक ना। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। ठीक ना। और मूल बिंदु के जो नियामक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक। तो ये है अक्ष और एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, है ना, और एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। ठीक। उसके बाद ये जो क्षैतिज अक्ष होते हैं वो क्षैतिज अक्ष समीकरण के स्वतंत्र चर के मानों को बिंदुओं के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करता है। ठीक ना। इस प्रकार से समीकरण के स्वतंत्र चर के मानों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से इस साइड भी, ठीक, इस तरीके से। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होते हैं वो समीकरण के परतंत्र चर के मानों को इस तरीके से बिंदु के रूप में सूचित करता है। ठीक। इस तरीके से बराबर अंतराल पे प्रत्येक बिंदु को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। और दोनों अक्ष मूल बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को दो भाग में विभाजित कर देते हैं। ठीक। एक को कहते हैं पॉजिटिव भाग। क्या कहते हैं? पॉजिटिव भाग। ये हो गया पॉजिटिव भाग किसका? क्षैतिज अक्ष का। और ये हो गया नेगेटिव भाग किसका? क्षैतिज अक्ष का। यानी मूल बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक हो गया पॉजिटिव भाग, है ना, और दूसरा हो गया नेगेटिव भाग, है ना। इसे हम पॉजिटिव एक्सिस भी कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं, और नेगेटिव अक्ष भी कहते हैं। ठीक। तो यहाँ से मूल बिंदु से ये जो दिख रहा है यहाँ इस तरफ, ये हो गया पॉजिटिव भाग किसके? क्षैतिज अक्ष के। और मूल बिंदु से ये जो इधर की ओर जा रहा है इसे कहते हैं क्षैतिज अक्ष के क्या? नेगेटिव भाग। ठीक। उसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्या चीज़ होता है?
ऊर्ध्वाधर अक्ष का पॉजिटिव भाग, ठीक ना। और मूल बिंदु से नीचे की ओर होता है क्या चीज़, ऊर्ध्वाधर अक्ष का निगेटिव भाग, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष का पॉजिटिव भाग और ये निगेटिव भाग। फिर ये ऊर्ध्वाधर अक्ष का पॉजिटिव भाग ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर अक्ष का क्या चीज़, निगेटिव भाग। तो इसे हम पॉजिटिव एक्सिस और इसे निगेटिव एक्सिस, इसे पॉजिटिव और इसे निगेटिव अक्ष भी यानी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके। फिर अगली बात जो हमें याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि दोनों अक्ष जिस द्विविमीय क्षेत्र में फैले होते हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस होते हैं इस द्विविमीय क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक। हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं इस प्रकार से कि यह एक द्विविमीय क्षेत्र है और इस प्रकार से ये क्या है, फैले हुए हैं द्विविमीय क्षेत्र में। द्विविमीय क्षेत्र यानी दो विमाओं का क्षेत्र, ठीक ना। यहाँ चूंकि समीकरण दो चर वाले समीकरण है, इसीलिए यहाँ पे द्विविमीय क्षेत्र में इसका जो लेखाचित्र तैयार होता है, ठीक। तो इसीलिए हम इस क्षेत्र को द्विविमीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक। और इस द्विविमीय क्षेत्र में ये दोनों अक्ष है ना, द्विविमीय क्षेत्र में ये दोनों अक्ष इस प्रकार से फैले होते हैं कि ये क्षेत्र चार भागों में विभाजित हो जाता है, यानी चार चतुर्थांश में, ठीक। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ठीक। इसे हम कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे हम तीसरा चतुर्थांश कहते हैं और इसे कहते हैं चौथा चतुर्थांश, ठीक ना। इस प्रकार से इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं इस भाग को, ठीक ना। और इस क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। फिर इस क्षेत्र को कहते हैं हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक। इस तरीके से। फिर ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं क्या चीज़, चतुर्थांश, इस तरीके से, ठीक है। यानी दोनों अक्ष द्विविमीय क्षेत्र को चार चतुर्थांश में विभाजित करते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थी चतुर्थांश, ठीक है। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेखा चित्र को हम प्रदर्शित कर सकते हैं इन एक्सिस के माध्यम से, ठीक ना। यहाँ पर जो इस चतुर्थांश में जो भी नियामक या बिंदु तैयार होता है उसके जो चिन्ह होते हैं ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक ना। यानी प्रथम चतुर्थांश के जितने भी बिंदु होते हैं, है ना, जितने भी नियामक होते हैं दोनों के चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। फिर द्वितीय चतुर्थांश में जिस नियामक को प्रदर्शित किया जाता है उसमें सबसे पहले हम क्या चीज़, स्वतंत्र चर के मान को लिखते हैं और स्वतंत्र चर के जो बिंदु होते हैं वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, और परतंत्र चर के जो बिंदु होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चतुर्थांश के नियामक में पहला नेगेटिव मिलेगा और दूसरा भाग क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। फिर तृतीय चतुर्थांश में चर जो स्वतंत्र चर के मान और परतंत्र चर के मान दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव में होंगे यानी माइनस में होते हैं, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर दोनों नियामक क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे, ठीक, ऋणात्मक होंगे, ठीक। और चतुर्थी चतुर्थांश में जितने भी नियामक यानी बिंदु प्रदर्शित किए जाएंगे उसमें से स्वतंत्र चर के जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे यानी धनात्मक होंगे, और परतंत्र चर के जो बिंदु होंगे वो ऋणात्मक यानी निगेटिव होंगे, ठीक ना। तो हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश के जितने भी बिंदु होते हैं उसके जो चिन्ह होते हैं प्लस होते हैं, है ना। स्वतंत्र चर के बिंदु भी और परतंत्र चर के भी बिंदु प्लस होते हैं, ठीक। द्वितीय चतुर्थांश में स्वतंत्र चर के जो बिंदु होते हैं वो निगेटिव में होते हैं और परतंत्र चर के जो बिंदु होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। फिर तीसरे चतुर्थांश में स्वतंत्र चर के बिंदु भी निगेटिव और परतंत्र चर के बिंदु भी निगेटिव होते हैं, ठीक। और इसमें चतुर्थी चतुर्थांश में जो क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर के बिंदु होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और परतंत्र चर के जो बिंदु होते हैं वो निगेटिव होते हैं, ठीक। तो हमें ये भी याद रखने होंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको समीकरण के लेखा चित्र का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। आप लेखा चित्र खींचते समय आपको इन बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक उदाहरण के थ्रू समीकरण का लेखा चित्र स्टेप बाय स्टेप लिखने की और प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।